वंदे मातरम बच्चों। जैसे कि हम कल पढ़ रहे थे स्पर्श भाग ब से पाठ 1 धूल का पहला भाग हम पढ़ चुके। आगे के भाग के साथ आज हम शुरू करते हैं। जैसे लेखक ने धूल पाठ में मिट्टी के बारे में बताया है, वैसे ही अब आगे चलते हुए लेखक कहते हैं कि मिट्टी और धूल में उतना ही अंतर है जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मिट्टी रूप है तो धूल प्राण है। मिट्टी और धूल एक दूसरे से जुड़े हैं। मिट्टी के रंग रूप की पहचान धूल से ही होती है। धूल वह है जो सूर्यास्त के बाद गांव में गोधूली शिशु के मुख पर धूल तथा फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। यहाँ पर गोधूली मतलब ग्वालों के पैरों से उड़ती ग्राम की धूली। शहरी लोग इसकी सुंदरता और महत्ता को कहाँ समझ पाते हैं। इसका अनुभव तो गांव में रहकर ही किया जा सकता है। गोधूली सायंकाल के समय जब जंगल से लौटते हुए गायों के पैरों से जो धूल उड़ती है वह फूल के पंखुड़ियों पर रहती है तो कितना सुंदर बनाती है, पंखुड़ियों को सुंदर दिखाती है। तो इसी बात को यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं। आगे चलकर यही कहते हैं कि धूल को माथे से और योद्धा आँखों से लगाता है। यूलिसिस ने विदेश से स्वदेश लौटने पर सबसे पहले अपने देश की धूली चूमी थी। इसका मतलब है सती इसे माथे से लगाती है। श्रद्धा विश्वास का, भक्ति हृदय की भावनाओं का और स्नेह प्यार के बंधन का प्रतीक है। व्यक्ति धूल को माथे से लगाकर भक्ति व्यक्त करता है। योद्धा धूल को अपने आँखों से लगाकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा जताता है। किसान धूल में ही सनकर काम करता है। यहाँ पर कवि लेखक ने एक बात कही है। यूक्रेन के सैनिकों ने वहाँ की धूल को श्रद्धा से स्पर्श किया था। जहाँ श्रद्धा, स्नेह, भक्ति की व्यंजना धूल से होती है, वहीं घृणा के लिए धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लेखक ने जिक्र किया है यूक्रेन यह एक देश है और यहाँ पर और एक बात की जिक्र किया है लेखक ने। यूलिसस यानी होमर के महाकाव्य ओडेसी का एक प्रमुख पात्र जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक बन गया है। जब वह इथाका यूनान का एक स्थान है, जब उसने अपनी प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी और उसने कहा था कि इस मिट्टी से और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसने अपने मिट्टी को चूम लिया था। वैसे ही यहाँ पर और एक बात लेखक कहते हैं। कृष्ण जो बचपन से ही धूल में ही खेलता हुआ पल कर बड़ा हुआ है, ग्वाला था, गायों को चराता था। तो जब सायंकाल जंगल से गायों को लेकर वह लौटता था तो
उन गायों के साथ उस ग्वाला का और गायों के पैरों का धूल जो उठती है वह साधारण धूल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे कृष्ण भगवान ने अवतार लेकर यहाँ पर ये किया है। और लेखक यहाँ पर और एक बात कहना चाहते हैं कि अन धूली कांच के ये है, कांच चोट करता है, तो उस चोट को जब कांच चोट करता है तो हीरा और कांच का भेद हम जानते हैं। हीरा भी पहले धूल जमी हुई होती है, लेकिन उस धूल को कोई नहीं देखता, उसके चमक को देखता है। वैसे ही हमारी सभ्यता यानी हमारे आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, धूल को छोड़कर अपनी मिट्टी से बचकर वह दूर जाकर बड़े बड़े महलों में रहना चाहते हैं। वहाँ कहाँ इस मिट्टी की सुगंध उन्हें प्राप्त होगी। इसलिए उस मिट्टी का सुगंध लेना है तो गांव में ही रहना चाहिए। गांव में ही वहाँ पर यह सब मिलेगी, मिट्टी की खुशबू, वह आनंद, और वही मनुष्य को सदृढ़ बनाता है। जिस तरह हीरे पर लाख बार मारने पर उसकी चमक उजागर होती है, और कांच मतलब लोग यहाँ पर जो बनावटी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो वह उलट कर मतलब कांच टूटने के बाद वह चोट पहुंचाती है, तो लोगों को चोट लगती है, लेकिन वह उस चोट सहने के लिए तैयार नहीं होते, मतलब सशक्त नहीं रहते हैं। लेकिन गांव के मिट्टी में पले बड़े लोग हर संकट का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। यही बात यहाँ पर लेखक हमें समझाना चाहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर यह पाठ का प्रमुख अंश जो है, उन अंशों को मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इसके बाद जब कल का भाग आएगा तो उस भाग में आपको प्रश्नोत्तर भेजा जाएगा, जिसे आपको एक फेयरबुक बनाकर उसमें लिखना है। उसके लिए जितना चाहिए उतना समय ले लेना और फेयरबुक में लिख लेना। फेयरबुक कैसे बनाना है, मतलब पहले फेयरबुक में 2-3 पेज छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर आपको इस साल का मतलब 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो मैं भेजूंगी कल या परसों, तो उसके साथ उसे भी आप वहाँ पर पहले लिख देना। उसके बाद इंडेक्स बना देना। उसके बाद पाठ का लिखना शुरू कर देना, और हो सके तो पहले पेज में लेखक का परिचय शॉर्ट में लिख लेना। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।